फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का जो पार्ट 2 है वो लेकर आया हूं। तो आज हम करंट अफेयर्स के जो अपकमिंग एग्जाम्स के आधारित जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिएगा। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है भावना पटेल, अवनी लेखरा, मरियप्पन थंगावेलु, कृष्णा नगर। तो इसका सही आंसर है अवनी लेखरा। ध्यान दीजिएगा, अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर के लिए जो है उनको गोल्ड मेडल दिया गया है। तो पहले सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ओलंपिक जो हुआ था, पैरालंपिक जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये पैरालंपिक हुआ था, आपको ध्यान से बता देता हूं, टोक्यो में हुआ था। ये टोक्यो में, और ये टोक्यो जापान में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, टोक्यो जापान में इस प्रतिस्पर्धा में मैं आपको बताता हूं, अवनी लेखरा को 10 मीटर और 50 मीटर दोनों में इनको एक पदक मिला। 10 मीटर राइफल के लिए इनको गोल्ड मिला और साथ के साथ 50 मीटर में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ये आपको याद रखना है। और अवनी लेखरा के लिए आपको ये भी बात बता देता हूं कि ये राजस्थान से बिलोंग करती है, इसलिए आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ के साथ आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये इमेज अगर आप स्क्रीन पर देखते हैं तो यही वो अवनी लेखरा है, राजस्थान का गौरव है, जिसने राजस्थान का नाम रोशन किया है। और ध्यान दीजिएगा, राजस्थान अवनी लेखरा के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में 250.56 अंक के विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड अपना नाम किया था और 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसी के बाद अवनी लेखरा को राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अभी नोटिस करते तो राजस्थान का आप कोई भी एग्जाम देने चले जाएं, वहां पर आपसे अवनी लेखरा से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप जरूर याद रखें कि अवनी लेखरा जो एक पैरालंपिक एथलीट है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। और पैरालंपिक ने इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। और राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से जून 2022 में संन्यास की घोषणा की। मिताली राज को खेल के किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इसका सही आंसर है 2015 में। 2015 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं आपको बताता हूं कि सिविल सेवा या स्पोर्ट्स के फील्ड में या देश के लिए कुछ अच्छा करने पर हमारे जो देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और सबसे अंत में आता है पद्मश्री। तो ये है मिताली राज, जिनको महिलाओं का, याद रहे, इनको महिलाओं का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। याद रखिएगा, महिलाओं का इनको सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, क्योंकि इनका जो क्रिकेट करियर रहा है वो लगभग 23 वर्ष रहा है और इन्होंने लगभग 20,000 रन भी क्रॉस किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा। इसी के अलावा मैं मिताली राज के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। मिताली राज ने, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, मिताली राज ने वनडे के साथ साथ T20 मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेट खिलाड़ी है। और वो ऐसी महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने 2017 में महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान लगातार 7 अर्धशतक लगाने वाली वो एकमात्र क्रिकेटर है। और अंतरराष्ट्रीय T20 में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर भी है। और 2005 और 2017 के विश्व कप के फाइनल में भारत का इन्होंने नेतृत्व भी किया है। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली मिताली राज भारत की इकलौती महिला बल्लेबाज है। और वनडे मैच में 214 रन की पारी खेली, जो महिला क्रिकेट में टेस्ट में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। तो ये मिताली राज के बारे में इनकी उपलब्धियां हैं। और मैं आपको बताता हूं कि मिताली राज भी राजस्थान से बिलोंग करती है। ये भी हमारे राजस्थान का गौरव है, जो कि आपको याद होना चाहिए। महिलाओं का इनको सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। साथ के साथ मैं मिताली राज के लिए एक और बात कहना चाहता हूं। इसी वर्ष 2022 में इनको स्पोर्ट्स के खेल के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। याद रहे इसी वर्ष 2022 में, सॉरी इसी 2021 में, 2021-22 के जो सेशन है उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, जो कि हमारे लिए, राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की गई राशि और उसके प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मदद से स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर है राजस्थान। WHO की पहल पर, याद रहे कि WHO की पहल पर कोविड-19 के बाद, मैं आपको बताता हूं कि कोविड-19 के बाद मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि WHO की मदद से स्वास्थ्य खातों को संस्थागत, यानी कि संस्थागत बेसिस पे जो हेल्थ अकाउंटेंट है उनको मैनेज करने वाला जो पहला राज्य बना है वो राजस्थान बना है। और आप जानते हैं कि कोविड-19 के समय किस तरीके से पूरे देश की, पूरे राज्य की व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी, लेकिन उसमें ये कार्य करके दिखाया है WHO की मदद से राजस्थान ने। हमको ये भी पता होना चाहिए कि WHO कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका ध्यान दीजिएगा, इसको WHO कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। याद रखिएगा, WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में, ये जरूर आप याद रखें। साथ के साथ ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, जो यानी कि कह सकते हैं आप UN जो बनाया गया था उसके अंतर्गत इस एजेंसी को बनाया गया था, जो विश्व लेवल पर स्वास्थ्य के लिए मदद करती है, स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए मदद करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी आपको याद रखना है। और एट प्रेजेंट जो इसके अध्यक्ष है, महानिदेशक है, वो है टेड्रोस एडहोनम। टेड्रोस एडहोनम अभी भारत में, गुजरात में भी आए थे, आपको पता हो तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत की तरफ से, जो भारत की तरफ से WHO में वैज्ञानिक है वो है सौम्या स्वामीनाथन। ये वही स्वामीनाथन है जो MS स्वामीनाथन की पुत्री है, ये भी आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए, वही हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, उनकी पुत्री है सौम्या स्वामीनाथन। ध्यान दीजिएगा, ये डेटा आपको याद रखना है WHO के लिए, जो कि आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट कर सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के किस जिले में भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है, ऑप्शन देखिएगा, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। ध्यान दीजिएगा, जैसलमेर में हाइब्रिड पावर प्लांट। तो मैं आपको बताता हूं कि ये हाइब्रिड से क्या मतलब है, ये हाइब्रिड का मतलब क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इस प्लांट में सौर ऊर्जा प्लस पवन ऊर्जा दोनों का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। इस तरीके का प्लांट ये बनाया गया है। और इस प्लांट को जो राजस्थान में जिसने चालू किया है वो है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के द्वारा ये शुरू किया गया है, और अदानी ग्रुप के मालिक को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनका नाम है गौतम अदानी, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और ये शुरू किया गया है जैसलमेर में। आगे देखिएगा, गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अहेजोल ने देश में पहली बार हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। राजस्थान में इसकी क्षमता होगी 390 मेगावाट, ये आपको याद रखना है, 390 मेगावाट के पवन और सौर। जब दो चीजें मिल जाती है तो उसको हाइब्रिड कहा जाता है। पवन और सौर का कॉम्बिनेशन होगा। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से एकीकृत हाइब्रिड पावर प्लांट अक्षय ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग करता है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि पहला मतलब राजस्थान का हाइब्रिड पावर प्लांट कहां डाला गया है, राजस्थान के जैसलमेर में। और किसके द्वारा, ये अडानी ग्रुप के द्वारा डाला गया, और जिसके मालिक है गौतम अडानी। और हाइब्रिड का मतलब है सौर ऊर्जा प्लस पवन ऊर्जा, और ये लगभग 390 मेगावाट की क्षमता का एक प्लांट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। ऑब्वियसली इसका सही आंसर है राजस्थान। आंचल, अगर आप
स्क्रीन पर देखेंगे आंचल। आपने सुना होगा कि ये आंचल शब्द जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? मां से जुड़ा होता है। मां से, मां के आंचल में हमारा पालन पोषण होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो शब्द जुड़ा हुआ है ये आंचल से, मां से जुड़ा हुआ है। कैसे? जब गर्भवती महिलाएं जब प्रसव धारण करती है, ध्यान दीजिए, प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। यानी कि कुल मिला के ये गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और चिकित्सा के लिए, चिकित्सा व्यवस्था के लिए, चिकित्सा फैसिलिटीज के लिए ये स्कीम लाई गई है जिसका नाम है आंचल। मतलब आप आंचल शब्द को अगर समझते होंगे तो मेरे ख्याल से शायद एग्जाम में अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो शायद वो आपका राइट जाएगा। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके, इसका मेन मोटिव है, इसका उद्देश्य है। और इस अभियान के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जिले में सहायक नर्स और मिडवाइफ और आशा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के साथ लगातार संपर्क में रहे और उन्हें जरूरत पड़ने पर आवश्यक परामर्श और उपचार प्रदान करें। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि आंचल योजना राजस्थान में किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से। प्रसव और प्रसव के पूर्व दोनों के समय जो चिकित्सा सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा, उससे संबंधित इस स्कीम को बनाया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी है। REVP में ई का अर्थ है इंजन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक और एम पावर। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक। याद रहे REVP की फुल फॉर्म में आपको बता देता हूं, राजस्थान, ध्यान से देखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसीज को बोला जाता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भविष्य में जो हम बढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हम पेट्रोल और डीजल का खर्चा कम करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक मैन पावर बनाना चाहते हैं, सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम पेट्रोल का कंजप्शन कम करके गल्फ कंट्रीज पर अपनी निर्भरता कम करके अपने देश को पावरफुल बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहे हैं। और धीरे धीरे आपने देखा है कि वर्ल्ड, विश्व लेवल पर इतने क्राइसिस चल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो और देशों को प्रॉब्लम हो रही है। इन सभी को देखते हुए हम धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और इसमें राजस्थान भी अब अपनी भूमिका निभाने वाला है। राजस्थान ने भी अपनी एक पॉलिसी डाली है जिसका नाम है राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिसका ई का मतलब होगा इलेक्ट्रिकल। और मैं आपको बताता हूं कि इसका सबसे बड़ा जो चार्जिंग स्टेशन है वो गुड़गांव में बनाया गया है और ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ये भी आप याद रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, राजस्थान सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस नीति को इस उम्मीद के साथ मंजूरी दी है कि लागू करने से राज्य में डीजल और पेट्रोल वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि पेट्रोल और डीजल आप बहुत अच्छे से जाते हैं, कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, परंपरागत स्रोत होते हैं जिनसे प्रदूषण होता है। तो उनमें भी कमी लाने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहे हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्तमान में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है आरुषि मलिक। आरुषि मलिक को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं इसके बारे में, देखिएगा। इसके साथ साथ जो राजस्थान का अगर आप बात करेंगे ध्यान से, कौशल एवं आजीविका विकास निगम है, इसने 3 स्कीम और लॉन्च की थी जिनको भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। पहली स्कीम है योजना है समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर। इसका उद्देश्य जो मेन है, इसमें युवाओं को आजीविका अर्जन करने के लिए समर्थ बनाना है। कहने का मतलब है कि समर्थ कौशल से, यानी कि उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो हमारे युवा है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको आजीविका अर्जन करने के लिए समर्थ बनाया जाएगा समर्थ योजना के द्वारा। दूसरी स्कीम जो कि इसी विभाग के द्वारा, जिसका नाम है सक्षम, इसका टैग है सक्षम युवा सक्षम राजस्थान। और इसका मेन उद्देश्य स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, यानी कि कैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सकते हो, सेल्फ रोजगार, यानी कि एक स्टार्टअप पॉलिसी हो गई और उसके बेसिस पर कौशल विकास महाअभियान चलाया गया। तीसरी है राज क्विक, जिसका
जो टैग है आप देखिएगा, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। इस योजना उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर देना है। कहने का मतलब इन तीनों स्कीम से अगर आप देखोगे तो ये तीनों स्कीम जो लाई गई है ये राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम के द्वारा लाई गई है, और ये तीनों योजनाएं जो है वो युवाओं को रोजगार और रोजगार बनाने लायक स्कीम बनाई गई है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मई 2022 में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर है जयपुर। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल, आर्किटेक्चर आप समझ सकते हैं बिल्डिंग और भवनों के निर्माण से है, और ये जो फेस्टिवल मनाया गया ये जयपुर में मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, इसको जहां मनाया गया वो है आमेर होटल, ये भी आप याद है, आमेर से संबंधित जो होटल है उसमें इसको मनाया गया, जो कि आपको याद रखना है, और ये जयपुर में मनाया गया है, याद रहे। क्या है इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। ये राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने सभी नगरों के मास्टर प्लान और राज्य के लिए आधुनिक बिल्डिंग बॉय लॉज तैयार किए। मतलब राजस्थान एकमात्र आर्किटेक्चर में ऐसा रहा है जिसने मास्टर प्लान और राज्यों के आधुनिक बिल्डिंग बॉय लॉज तैयार किए हैं। अगर आप राजस्थान का आमेर किला भी देखते हैं तो वो भी एक आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा नमूना है। जयपुर में कला और संस्कृति को आमजन तक पहुंचाने के लिए जवाहर कला केंद्र भवन का डिजाइन कार्य भी चार्ल्स कोरिया ने ही किया था। अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपने कभी जवाहर कला केंद्र भवन देखा हो तो जिसको चार्ल्स कोरिया ने बनाया था, वो भी एक अद्भुत नमूना है आर्किटेक्चर का। आप समारोह में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से ही जयपुर परकोटा यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दो कि एट प्रेजेंट जो यूडीएच मंत्री है वो शांति धारीवाल है, और शांति धारीवाल कोटा से बिलोंग करते हैं। अगर आप खुद कोटा के बारे में अगर आपने सुना हो तो वहां पर 7 वंडर्स बनाए गए बहुत सारे। अगर आप जगह जगह देखेंगे तो जो सर्कल्स होते हैं, मिड सर्कल, चौराहे, तिराहे, उनको अच्छा बनाया गया है। तो धीरे धीरे जो आपने कोटा में निर्माण देखा होगा वो भी एक आर्किटेक्चर के नमूना है। हैंगिंग ब्रिज कोटा में आता है, उसका नाम आपने सुना होगा। साथ के साथ अगर आप जयपुर की बात करते हो तो जयपुर खुद विश्व में एक अपनी पहचान रखता है, इसलिए इसको यूनेस्को धरोहर में भी शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है राजस्थान निक्षय संबल योजना। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान निक्षय संबल योजना जो कि संबंधित है किससे? टीबी के इलाज से। ध्यान दीजिएगा, टीबी के इलाज से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहा जाता है, और इस बीमारी को आप ध्यान से देखिएगा इंद्रधनुष मिशन में भी शामिल किया गया है, क्योंकि इंद्रधनुष मिशन जो कि किससे संबंधित है? वैक्सीनेशन से, टीकाकरण से संबंधित है। टीकाकरण में भी इस बीमारी को शामिल किया गया है। राजस्थान निक्षय संबल योजना के अंदर टीबी के जो मरीज बढ़ रहे हैं, टीबी एक प्रकार से फेफड़ों को ध्यान से देखें आप, एक प्रकार से खांसी सी चलती है, और फेफड़ों को ये ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और एक प्रेजेंट जो स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान है वो है प्रसादी लाल मीणा। आप ध्यान से देखिएगा, राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री वो है प्रसादी लाल मीणा। इसके अलावा बात करना चाहूंगा, ये आप एक टैग देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जिसका नाम है राजस्थान निक्षय संबल योजना। ये संबंधित है टीबी मुक्त देश बनाए, ट्यूबरक्लोसिस हिंदी में जिसको अपन क्षय रोग भी कहते हैं। और टीबी जो प्रभावित करता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी रोगियों और उनके परिवारों का पोषण, रोजगारोन्मुखी एवं शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुनीत कार्य में सहयोग करें, और टीबी मुक्त प्रदेश बनाने में आप सामाजिक भागीदारी निभाए। ये गवर्नमेंट का एक एड है। साथ के साथ मैं बता देता हूं कि टीबी जिससे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, वो एक बैक्टीरियल बीमारी है। ये भी आपको याद है, यानी कि जीवाणु युक्त बीमारी कहलाती है टीबी। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का संबंध है बालिका उच्च शिक्षा, बालिकाओं में कौशल विकास, बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर है बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन। ध्यान से देखिएगा, ये इसका एक स्कीम का है, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। ये मतलब ये एक प्रकार से
गर्ल्स के लिए ये लाई गई, बालिकाओं के लिए लाई गई। क्या है इस स्कीम में? वैसे आप जानते हो कि एक गर्ल्स प्रॉब्लम होती है जिनको बहुत सारे आज भी छोटे छोटे गांव ढाणियों में या बहुत सी जगह लोग इससे अवेयर नहीं है और वो इसका पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं और इन्फेक्शंस के कगार पर वो आके खड़े हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इसके लिए अवेयर किया जा रहा है ताकि आप अपनी चुप्पी तोड़ो और अपने लिए, खुद के लिए जियो, खुद के लिए स्मार्ट बनो। तो जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका विद्यालय गणगौरी बाजार में चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई। और इससे पहले नागौर और अलवर जिले के बाद अब जयपुर में, यानी कि सबसे पहले इसकी शुरुआत नागौर में हुई, फिर अलवर में हुई और अब इसके बाद इसकी शुरुआत जयपुर में की गई है। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के जिले के तहत जिले 929 विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 1,30,000 किशोरी बालिकाओं द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षित अध्यापिकाओं द्वारा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई और जिले में लगभग 9 से 12वीं तक चयनित 3,716 बालिकाओं को हाइजीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यानी कि इसका एम्बेसडर भी उन्हीं बालिकाओं को बनाया गया है। उनको सैनिटरी पैड्स भी वितरित किए गए और इसकी शुरुआत सबसे पहले नागौर से हुई, फिर अलवर और अब ये जयपुर से हुई है। तो अगर आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखना है तो इतना सा याद रखो कि चुप्पी तोड़ो सयानी बनो जो अभियान है वो है बालिकाओं की माहवारी स्वच्छता अभियान से, ये आपको याद रखना है, प्रबंधन से। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आप एक बार इनको जरूर रीड करके जाए। थैंक यू। हेलो मित्रों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो मैं आपके लिए डेली कोशिश करूंगा एक दिन जनरल साइंस का और एक दिन करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आऊं जो कि आपके आने वाले एलडीसी और सीईटी एग्जाम में 100% आपको सपोर्ट करेगा। जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको विद एक्सप्लेनेशन एग्जाम में सपोर्ट करेंगे और करंट अफेयर्स जो होंगे वो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैं बनाकर आपको दूंगा जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज आप मेरी वीडियोस को जरूर देखें और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।